विवान मल्होत्रा जेम्स के घर से निकलने के बाद डैनियल के साथ एक बार में पहुंचा था। वहां पहुंचने के बाद भी उसका दिमाग सिर्फ अवनी मल्होत्रा के इर्द गिर्द घूम रहा था। बेचैनी और गुस्से में उसने सामने रखी शराब की बोतल उठाकर फर्श पर दे मारी थी। उसने उसी हालत में पुष्कर को फोन करके अवनी के बारे में पूछा था, लेकिन पुष्कर ने कुछ गोलमोल जवाब देकर जल्दी से फोन काट दिया। पूरी रात विवान शहर की सड़कों पर कार चलाता रहा। सुबह जब वो घर पहुंचा तब आदेश उससे बुरी तरह नाराज बैठा था। विवान ने उसे मनाने के लिए प्यार से पूछा, क्या हुआ मेरे छोटे बॉय को? विवान ने कोई गलती तो नहीं की ना? आदेश ने तुरंत अपनी गोल गोल आंखें घुमाई और नाराज होकर बोला, कल मैंने क्या बोला था? मम्मा और डैडी दोनों बिजी रहते हैं, अब से आप ही मेरे फ्रेंड हो, ऐसा बोला था ना? उसके मासूम अंदाज को देखकर विवान का दिल पिघल गया था। वो मन ही मन अपनी अवनी को याद करते हुए सोचने लगा, अगर तुम मेरे साथ होती ना तो बिल्कुल ऐसे ही मुझसे लड़ती। पता नहीं क्यों इस बच्चे की आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी लगती हैं। तभी आदेश फिर से हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, आप फिर सोचने लग गए? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, टेल मी। आज पहली बार वो छोटा बच्चा उसी दबाव भरी नजर से विवान को देख रहा था जिससे कभी विवान दूसरों को देखा करता था। आखिर काफी देर तक उसे मनाने के बाद विवान ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन उसके बाद आदेश सवालों की मशीन बन गया था। वो लगातार कुछ न कुछ पूछता जा रहा था और विवान किसी तरह हर सवाल संभाल रहा था। आखिरकार उसने मुस्कुरा कर पूछा, चलो तुम्हें नया गेम सिखाऊं? आदेश तुरंत बोला, पहले मेरा सारा काम खत्म होगा, उसके बाद गेम। वो फिर से अपने आईपैड में क्लास देखने लगा। विवान उसे देखकर हंस पड़ा। तुम्हारी मम्मा अभी से इतना टॉर्चर क्यों करती हैं? हमारे टाइम पर तो जिंदगी कितनी आसान थी। लेकिन आदेश उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो पूरी तरह क्लास में खोया हुआ था। विवान चिढ़ गया। उसने झटके से आईपैड पकड़ लिया और बोला, ऐसी क्या पढ़ाई चल रही है? स्क्रीन पर एक इंग्लिश मैडम स्लैंटिंग लाइन बनाना सिखा रही थी। विवान हंस पड़ा। अरे, एक लाइन बनानी नहीं आती क्या? इसके लिए भी क्लास ज्वाइन करवाई है तुम्हारी मम्मा ने? तुरंत आदेश ने उसे सुधारा, उसका नाम स्लैंटिंग लाइन है। अपने ही बेटे से डांट खाकर विवान हंसने लगा। अरे भाई, लाइन ही तो है, बस थोड़ी टेढ़ी कर दी, इसके लिए भी क्लास? और तुम्हारे पापा कुछ नहीं बोलते? आदेश ने मासूमियत से कहा, मम्मी की बात को डैडी कभी नो नहीं बोलते। हालांकि उसके शब्द विवान से बात कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी स्क्रीन पर ही टिकी थी। विवान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं खुद सिखा दूंगा तुम्हें ये लाइन बनाना। वो आईपैड बंद करने ही वाला था कि आदेश तुरंत घबरा गया। अच्छा, अभी मुझे वैसे ही बनाकर दिखाना है। आप थोड़ी देर चुप रहो ना, और देखो बिना नहाए पूरे बैड बॉय लग रहे हो, डर्टी फेलो। विवान ने तुरंत उसे पकड़कर गुदगुदाना शुरू कर दिया। दोनों खेलने लगे। उसी दौरान आईपैड कहीं नीचे गिर गया और क्लास बंद हो गई। कुछ देर बाद आदेश ने उसे घूरते हुए देखा। विवान ने आंख मारकर पूछा, अब क्यों ऐसे देख रहे हो? आई एम क्यूट? आदेश ने उसके गाल पर किस किया और उदास होकर बोला, अब वो क्लास कहाँ गई? मैं कैसे ढूंढूंगा? विवान हंसते हुए बोला, इतनी सी बात, आईपैड यूज करना आता है तो वापस ढूंढना भी सीख जाओगे। वो खुद आईपैड में क्लास ढूंढने लगा। तभी वहां काम करने वाली केयर टेकर आई और बोली, बेबी खाने का टाइम हो गया। वो आदेश का हाथ पकड़ने लगी, लेकिन उसने तुरंत हाथ झटक दिया। प्लीज डोंट टच मी आंटी, बाद में आता हूँ। वो औरत चुपचाप वहां से चली गई। विवान ने प्यार से समझाया, ऐसे नहीं बोलते बेबी, ऐसे नहीं बोलते बेबी, उन्हें बुरा लगा होगा। आदेश ने दूध के गिलास से खेलते हुए जवाब दिया, नहीं, मुझे एलर्जी सेंसेशन है, इसलिए मैं किसी को ज्यादा टच नहीं करने देता। अशोक अंकल से भी थोड़ा डिस्टेंस रखता हूँ। विवान अभी भी आईपैड में क्लास ढूंढ रहा था। अचानक उसका हाथ गलती से गैलरी में चला गया और अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। पहली तस्वीर में अवनी थी। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, लेकिन वही आंखें, वही मासूमियत विवान के दिल में जैसे तूफान ले आई थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा और उसके होठ खुद ब खुद बुदबुदा उठे। अवनी? उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आए थे। उसने अगली तस्वीर खोली। इस बार वीडियो था। उसमें अवनी और आदेश साथ में डांस कर रहे थे। विवान ने धीरे से आदेश की तरफ देखा। आदेश मुस्कुरा कर बोला, कैसा था हमारा डांस? लेकिन विवान जवाब देने की हालत में ही नहीं था। उसका दिमाग कुछ और कह रहा था, दिल कुछ और। वो कांपते हाथों से एक एक तस्वीर देखने लगा। हर अगली तस्वीर में उसे तान्या नहीं, अपनी अवनी दिखाई दे रही थी। उसका दिल कह रहा था कि यही सच है, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच अचानक उसे विवेक की याद आई।
और उसी के साथ वो रात भी याद आई जब उसने पहली बार अवनी से पूछा था, क्या हम शादी कर सकते हैं? वो लगातार तस्वीरें स्क्रॉल करता जा रहा था। तभी अचानक एक पुरानी फोटो सामने आई। वो फोटो विवेक ने कभी अवनी को भेजी थी। उसमें पुरानी अवनी थी। उसे देखते ही विवान की दुनिया जैसे एक पल के लिए रुक गई। अब सारे जवाब उसके सामने थे। उसकी तलाश खत्म हो चुकी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कांपती आवाज में आदेश से बोला, ये कौन है बेबी? आदेश खुशी से मुस्कुराया, ये मेरी ब्लैक गोल्ड है, मेरी मम्मा। देखो ना कितनी ब्लैक है। विवान की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोला, मैं तो उसकी इसी मासूमियत पर हार गया था। आदेश कुछ भी समझ नहीं पाया। वो बस उसे देखता रहा। विवान ने खुद को संभालते हुए फिर पूछा, पक्का ये अवनी मम्मा ही है? आदेश तुरंत बोला, हाँ ये मम्मा ही है, डैडी ने भी बोला था। लेकिन डैडी शब्द सुनते ही विवान का चेहरा बदल गया। वो जोर से गरजा, डोंट कॉल हिम डैड। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि आदेश सहम गया। बच्चा डरकर उसे देखने लगा। तभी विवान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से खुद को शांत किया। वो उसके सामने बैठ गया और नर्म आवाज में बोला, सॉरी बेबी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। अच्छा ये बताओ, ये सच में अवनी मम्मा ही है ना? आदेश हाथ बांधकर उसके सामने बैठ गया और विवान उसे बस देखता रह गया। उसका अपना बेटा, उसका खून, उसकी अवनी के प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी। उसकी आंखें भर आई थी। पता नहीं कितनी देर तक वो आदेश को देखता रहा। अचानक उसने उसे कसकर गले लगा लिया। आंखों में आंसू लिए हुए वो बोला, आई लव यू मोर बेबी, और आई एम सॉरी। क्या मेरे लिए एक काम करोगे? आदेश ने धीरे से सिर हिला दिया। विवान ने कांपती आवाज में कहा, आज के बाद विवेक को डैडी मत बुलाना, अंकल बुलाना प्लीज। वो अपने बेटे के मुंह से किसी और को पिता कहलाते हुए सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन आदेश की आंखें भर आईं। वो रोने जैसी हालत में बोला, फिर मैं किसे डैडी बुलाऊंगा? मैंने डैडी मांगा था, तभी उन्होंने मुझे डैडी बुलाने को कहा था। जब मैंने पहली बार विवेक को डैडी कहा था ना, तब अवनी मम्मा बहुत गुस्सा हुई थी। मैंने ही उन्हें मनाया था। अब आप फिर बोल रहे हो कि मेरे पास डैडी नहीं होगा? छोटे से बच्चे की बात सुनकर विवान पूरी तरह टूट गया था। पूरी रात बाहर भटकने के बाद सुबह विवान मल्होत्रा घर लौटा था। आदेश के आईपैड में अवनी मल्होत्रा की तस्वीरें देखकर उसका पूरा अस्तित्व हिल चुका था। अब उसे समझ आ चुका था कि तान्या ही उसकी अवनी थी और आदेश उसका अपना बेटा था, उसका खून, उसकी पहचान। कुछ देर पहले ही उसने आदेश से आंखों में आंसू लेकर कहा था कि वो विवेक को डैडी कहना बंद कर दे। लेकिन आदेश की बातें सुनकर विवान को काफी कुछ समझ आ गया था। जब आदेश ने बताया था कि पहली बार विवेक को डैडी बुलाने पर अवनी बहुत गुस्सा हुई थी, तब विवान का दिल खुशी से भर उठा था। उसका मन बार बार यही कह रहा था, वो मेरी अवनी ही है, सिर्फ मेरी। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। अभी सबसे पहले इस छोटे बच्चे को मनाना जरूरी था। वो आदेश के सामने घुटनों के बल बैठ गया और प्यार से बोला, बेबी, अगर तुम्हारा यादू कुछ बोले तो सुनोगे ना? सिर्फ डैडी बुलाने से कोई डैडी नहीं बन जाता। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। लेकिन आदेश अब भी नाराज बैठा था। विवान समझ गया था कि पहले माँ को संभालना पड़ेगा, उसके बाद इस छोटे तूफान को। वो फिर से आईपैड में अवनी की तस्वीरें देखने लगा। हर तस्वीर को जैसे आंखों में भर लेना चाहता था। तभी चिढ़कर आदेश बोला, कितनी बार देखोगे? मम्मा ऐसे ही दिखती हैं। उन्होंने बोला था ना कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए ऐसे तैयार हुई थी। अब विवान को साफ समझ आ चुका था कि इस छोटे बच्चे को बहुत चालाकी से बेवकूफ बनाया गया था। वो मन ही मन सोचने लगा, जो लड़की पूरे साम्राज्य को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है, उसके लिए इस छोटे बच्चे को संभालना कौन सी बड़ी बात होगी। उसने तुरंत आईपैड से 2-3 तस्वीरें अपने मोबाइल में फॉरवर्ड कर ली। एक तस्वीर में सिर्फ विवेक और अवनी साथ थे। वो फोटो देखते ही उसका दिल जैसे भारी हो गया।
उसे लग रहा था जैसे सीने के अंदर बहुत तेज दिल धड़क रहा हो। उसी वक्त उसका फोन बज उठा। डैनियल का कॉल था, लेकिन विवान इतना खोया हुआ था कि उसे फोन बजने का एहसास तक नहीं हुआ। आदेश ने फोन उठाया और मासूमियत से बोला, वो बहुत बिजी हैं, बाद में कॉल करना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उधर डैनियल पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। ये बच्चा कौन था? यही सोचते हुए उसने तुरंत विघ्नेश को फोन लगा दिया। डैनियल और विघ्नेश पुराने दोस्त थे, इसलिए दोनों के बीच अच्छी समझ थी। उधर विघ्नेश उस समय किसी तरह अनन्या और आशिका को संभाल कर एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। फोन देखते ही वो बड़बड़ाया, ये बिना मतलब कॉल नहीं करता, जरूर कुछ हुआ है। उसके बगल में बैठे पुष्कर ने नाक दबाकर पूछा, कौन है इस टाइम? उसकी आवाज अजीब लग रही थी। विघ्नेश उसे देखकर हंस पड़ा। भगवान के लिए 2 दिन तक मुंह मत खोल, तेरी बातें समझने के लिए अलग डिक्शनरी चाहिए। लेकिन मेरी बहन ने तेरी हालत क्या बनाई है, पूरा चेहरा तोड़ दिया। पुष्कर तुरंत भड़क गया। उसने नाक पर लगी पट्टी पकड़ते हुए कहा, भाग यहां से। तेरी बहन को जैकी चैन की बहन होना चाहिए था। मैंने कुछ किया भी नहीं था, बस पीछे से पकड़ लिया था और एक ही पंच में मेरी नाक तोड़ दी। कितना दर्द हो रहा है पता है? लेकिन वहां किसी ने उसकी हालत पर ध्यान नहीं दिया। विष्णु कार चला रहा था और पास बैठे अभिषेक भी फोन में बिजी थे। विघ्नेश ने आखिरकार डैनियल का कॉल उठाया। बोल डैनियल, क्या हुआ? डैनियल ने तुरंत कहा, विवान यही है, लेकिन किसके घर में है समझ नहीं आ रहा। मैंने अभी उसे कॉल किया था, फोन एक बच्चे ने उठाया। विघ्नेश तुरंत मुस्कुराया। तुझे सच में कुछ नहीं पता ना? डैनियल झुंझला कर बोला, सच में नहीं पता यार। उसने बस MM कंस्ट्रक्शन की तानिया मैडम के बारे में जानकारी निकालने को कहा था, उसके अलावा कुछ नहीं पता। विघ्नेश हंस पड़ा। जब उसके बगल में बैठा ये आदमी कुछ नहीं समझ पाया तो तू क्या समझेगा? वो साफ साफ पुष्कर का मजाक उड़ा रहा था। बेचारा पुष्कर चुपचाप बैठा रहा। फिर विघ्नेश ने बम फोड़ते हुए कहा, शायद तान्या के बच्चे के साथ होगा, थोड़ी देर बाद बात कर लेना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। लेकिन ये सुनते ही पुष्कर की आंखें फटी रह गईं। उसे पता था कि तान्या ही अवनी थी, लेकिन उसके बच्चे के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। वो जोर से चिल्लाया, क्या? अवनी का बच्चा है? मतलब हमारा विवान बाप बन चुका है? सच बोल रहे हो? इतना जोर से चिल्लाने की वजह से उसकी टांकों वाली नाक से फिर खून निकलने लगा। उधर घर से निकलने के बाद अवनी सीधा MM कंस्ट्रक्शन की नई साइट पर पहुंची थी। ब्लू कोट सूट और येलो सेफ्टी कैप में वो बेहद रॉयल लग रही थी, लेकिन उसका गुस्सा पूरे साइट पर गूंज रहा था। मैंने पहले ही बोला था कि ये पिलर यहाँ नहीं आएगा, फिर किसने इसे यहाँ लगाया? सामने खड़ा इंजीनियर बेचारा डर गया था। वो समझाने लगा, मैडम ये सब सर ने बोला था, उन्होंने कहा कि यहाँ ये कलर पिलर अच्छा लगेगा। लेकिन अवनी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो जोर से बोली, मुझे कहानी नहीं सुननी, विवेक कहाँ है? उसकी आवाज सुनकर वहां काम कर रहे मजदूर भी रुक कर उसे देखने लगे। तभी पहले से चिढ़ा हुआ विवेक आया और गुस्से में बोला, व्हाट इज योर प्रॉब्लम अवनी? अवनी तुरंत उस पर बरस पड़ी। मैंने जो प्लान दिया था उसे क्यों बदल दिया? 2 दिन के लिए बाहर क्या गई, तुमने पूरा साइट बदल दिया। ये मेरा प्लान था विवेक। दूसरा दिन होता तो विवेक शायद उसे प्यार से समझा देता, लेकिन आज वो भी गुस्से में था। वो तमतमा कर बोला, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब साइट मेरे हाथ में होगी तो वही होगा जो मुझे सही लगेगा। हर वक्त तुम्हारी बात नहीं मान सकता। अवनी का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन क्लाइंट्स के सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी। उसने खुद को शांत किया और आखिरी बार पूछा, तो ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? विवेक भी अड़ गया। हाँ, वो पिलर वहीं रहेगा, नहीं पसंद तो अपनी बिल्डिंग खुद संभालो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अवनी का सिर गुस्से से फट रहा था। वो सीधे अशोक के पास पहुंची। आमतौर पर अशोक और अवनी लड़ते थे और विवेक बीच में पंचायत कराता था, लेकिन आज मामला उल्टा था। अशोक हैरानी से बोला, सच में तुम दोनों लड़ पड़े? वो बार बार वही सवाल पूछ रहा था। अवनी झल्ला गई। तुम जैसे पागल के पास शिकायत लेकर आई, यही मेरी गलती थी। गेट लॉस्ट, दोनों के दोनों। इतना कहकर वो वहां से निकल गई। उधर घर में बैठा विवान हर चीज अपने दिमाग में जोड़ रहा था। उसने आईपैड बंद किया और आदेश की तरफ देखा।
उसकी आंखों में प्यार उमड़ पड़ा। वो धीरे से बोला, मेरे छोटे बेबी ने खाना खाया? लेकिन उसी के साथ उसके अंदर गुस्सा भी उबल रहा था। इतने सालों तक उससे उसके बेटे को छुपाकर रखा गया था। ये बात वो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर पा रहा था। एमएम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम को लेकर अवनी और विवेक के बीच बहस हुई थी। वहीं दूसरी तरफ विवान के अंदर तूफान मचा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली हो। 3 साल, पूरे 3 साल वो अपने बेटे से दूर रहा था। इस सोच ने ही उसे अंदर तक तोड़ दिया था। एक तरफ उसे अपनी अवनी वापस मिलने की खुशी हो रही थी, तो दूसरी तरफ अपने किए पर शर्म और पछतावा भी था। उसे एहसास हुआ कि बदले की आग में वो कितना आगे निकल गया था। उसका दिमाग 1000 बातें सोच रहा था, लेकिन दिल सिर्फ अवनी को देखने के लिए बेचैन था। तभी आदेश ने मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, आप मुझे खाना खिलाओगे? उसकी बात सुनकर विवान तुरंत मुस्कुराया और प्यार से बोला, व्हाई नॉट बेबी, आओ, मैं खुद तुम्हारे लिए बनाकर खिलाता हूँ। डोसा चलेगा? डोसे का नाम सुनते ही उसे पुरानी बात याद आ गई। उसका दिल फुसफुसाया। अब वो सिर्फ अवनी नहीं रही, वो ब्यूटी विद ब्रेन बन चुकी है। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, नहीं, वो मेरी अवनी ही है, चाहे उसने खुद को कितना भी बदल लिया हो। मुझे तो वही पुरानी वाली अवनी पसंद है। यही सब सोचते हुए वो डोसा बनाता रहा। फिर आदेश को गोद में बिठाकर कहानियां सुनाते सुनाते उसे प्यार से खिलाने लगा। लेकिन छोटा सा आदेश एक के बाद एक छोटे डोसे मांगता गया और आखिरकार बैटर खत्म हो गया। विवान ने तुरंत नौकरों को बुलाकर दुकान से नया बैटर लाने भेज दिया। इसी बीच उसने डैनियल को कॉल किया। क्या बात है डैनियल, तुमने कॉल क्यों किया था? डैनियल थोड़ा घबरा गया, फिर बोला, सर कल से आप दिख नहीं रहे थे, इसलिए कॉल किया था। आप कहाँ हैं? विवान ने ठंडे स्वर में कहा, मैं कहाँ हूँ ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। मैंने तुम्हें तान्या मैडम के बारे में पूरी जानकारी निकालने को कहा था, मिली? डैनियल के गले में शब्द अटक गए। कुछ देर पहले ही विघ्नेश ने उसे धमकाया था कि कोई भी सच विवान तक नहीं पहुंचना चाहिए। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसकी घबराहट विवान से छिपी नहीं रही। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, कम से कम ये पता करो कि उनका फैमिली हॉस्पिटल कौन सा है। डैनियल को ये बात पहले से पता थी, इसलिए उसके मुंह से तुरंत निकला, पब्लिक हॉस्पिटल बॉस्टन। बस इतना सुनते ही विवान के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई। उसे समझ आ चुका था कि सब लोग उससे सच छुपा रहे थे, लेकिन उसके बेटे की छोटी सी हरकत ने सारी सच्चाई उसके सामने ला दी थी। उसने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। तभी नया बैटर आ गया। विवान फिर से छोटे छोटे डोसे बनाने लगा। इस बार उसने डोसे को मजेदार शेप दी, आंखों के लिए काले अंगूर लगाए, नाक के लिए गाजर रखी और अब मुंह बनाने के लिए कुछ सोच ही रहा था कि तभी अवनी घर के अंदर आई। घर में घुसते ही वो सीधे आदेश को ढूंढने लगी। केयरटेकर ने जल्दी जल्दी कहा, मैडम सर किचन में हैं, अभी अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट शुरू किया है। पहले से ही गुस्से में भरी अवनी सीधे किचन में पहुंची। वहां उसने देखा कि आदेश आराम से किचन स्लैब पर बैठा हुआ था और विवान उससे पूछ रहा था, बताओ बेबी, मुंह के लिए क्या लगाऊं? मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा। ये देखते ही अवनी भड़क गई। वो तेज आवाज में बोली, तुम्हें जरा भी समझ है विवान? इतने छोटे बच्चे को स्लैब पर बैठा दिया, अगर नीचे गिर जाता तो? लेकिन उसकी डांट सुनते ही विवान खुश होकर उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में इतना प्यार था कि अवनी एक पल के लिए चुप हो गई, जैसे कोई अपनी खोई हुई दुनिया वापस पाले। वैसी चमक विवान के चेहरे पर थी। उसे अपने मामा की कही बात याद आई, जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन तुम खुद को मेरा कर्जदार महसूस करोगे। खुशी इतनी ज्यादा थी कि विवान कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उधर अवनी उसकी हरकतें समझ नहीं पा रही थी। वो लगातार बोलती चली गई, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? टाइम देखा है? बच्चे ने अभी तक खाया भी नहीं। और कल रात तुम कहाँ थे? तुम मेरे पिए हो ना? मेरे साथ रहने आए थे या घूमने? लेकिन तभी विवान ने गहरी नजरों से उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरों की तीव्रता ऐसी थी कि अवनी की आवाज अपने आप बंद हो गई। वो नजरें झुकाकर आदेश को उठाने बढ़ा ही था कि अगले ही पल विवान ने कुछ ऐसा किया कि उसका सारा गुस्सा पिघल गया।
इधर सीता उदास होकर बाहर गार्डन में बैठी थी। उसे विष्णु की बहुत याद आ रही थी। इतने दिनों तक हर वक्त साथ रहने वाला इंसान आज दोस्तों के साथ बाहर चला गया था और ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तभी आशिका उसके पास आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है भाभी, भैया को मिस कर रही हो? सीता ने कुछ नहीं कहा। उसने अनन्या को गोद में उठाया और फिर धीमे स्वर में पूछा, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा आशी? तुम्हारा पति भी तो तुम्हें छोड़कर गया है। आशिका हंस पड़ी। सच बोलूं भाभी, मुझे तो थोड़ा सुकून मिल रहा है। सीता हैरानी से उसे देखने लगी। आशिका मुस्कुराते हुए बोली, वो पागल हर समय मेरे पीछे घूमता रहता है, 1 मिनट अकेला नहीं छोड़ता। हॉस्पिटल में भी रहूं तो 1-2 घंटे में पहुंच जाता है। अब 1 हफ्ता उसके बिना थोड़ा वाइब करूंगी, आप भी ज्वाइन कर लो। लेकिन सीता का मन शांत नहीं हुआ। उसने उदासी से कहा, तुम लोगों की लव मैरिज है आशी, इतने साल हो गए हैं इसलिए शायद तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी तो मैंने और तुम्हारे भैया ने एक दूसरे को समझना शुरू किया था और तभी ये दूरी आ गई। हनीमून जाने की उम्र में तुम्हारे भैया अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड मून पर चले गए। पागल आदमी। आशिका हंस पड़ी। डोंट वरी भाभी, मैं हूं ना आपके साथ। वो लोग वहां जाकर सारी प्रॉब्लम खत्म करके वापस आ जाएंगे, नहीं तो हम सब खुद वहां चले जाएंगे। ओके? सीता ने आधे मन से सिर हिला दिया। तभी आर्यन वहां आया और अनन्या को गोद में उठाकर गाने लगा। लेकिन सीता के मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। आखिर उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, आशी, आर्यन को देखकर तुम्हें कभी अलग सा महसूस नहीं होता? आशिका ने तुरंत कहा, अलग क्यों लगेगा, देखो ना कितनी आसानी से सबके साथ घुल मिल जाता है। हर वक्त मस्ती करता रहता है, जहां होता है वहां रौनक बनी रहती है। अगर विघ्नेश भी यहां होता तो और मजा आता। सीता हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, नहीं आशी, आर्यन असल में मेरा और शिवा का बेटा है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही आशिका गुस्से में बोल पड़ी, स्टॉप इट भाभी, प्लीज दोबारा ऐसी बात मत कहना। अगर ये बात आपने विघ्नेश से कही होती ना, पता नहीं वो क्या कर बैठता। आप इस फैमिली का हिस्सा हो, मेरी प्यारी भाभी हो, इसलिए उसी हद में रहो। वो सब आपका पास्ट था और हमारे लिए खत्म हो चुका है। हमारे भैया के बेटे और आर्यन में हमें कोई फर्क नहीं दिखता। फिर मुस्कुराते हुए उसने आगे कहा, सच तो ये है कि विघ्नेश को आर्यन बहुत पसंद है। उसकी शरारतें और प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल की है, इसलिए प्लीज ऐसी बातें करके हमें दुख मत दो। आशिका की बातें सुनकर सीता की आंखें भर आईं। उसे विष्णु के बारे में अच्छी तरह पता था। वो आर्यन को अपने बेटे की तरह ही मानता था, लेकिन आज ये जानकर उसका दिल खुश हो गया कि पूरा परिवार भी उसके बेटे को अपना चुका था। पता चली, उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, और अब वही बात उनके बहुत। लंदन में माहौल अजीब सा था। अवनी मल्होत्रा गुस्से से भरी हुई किचन में खड़ी थी। अवनी को अचानक लगा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। उसे शक होने लगा था कि कहीं विघ्नेश ने विवान को सब कुछ बता तो नहीं दिया। यही सोचकर वो आदेश को उठाने आगे बढ़ी, लेकिन अगले ही पल विवान ने उसे ही अपनी बाहों में उठाकर किचन स्लैब पर बिठा दिया। अवनी की सांसें अटक गईं। वो अवाक होकर सिर्फ उसे देखती रह गई। विवान ने प्यार से आदेश की तरफ देखते हुए कहा, देखो मैडम, हमारा छोटा बॉय पूरा खाना खा चुका है ना डार्लिंग? आदेश तुरंत मुस्कुराया, हाँ मम्मी, मैंने पूरा खाया। विवान ने मेरे लिए छोटे छोटे डोसे बनाए। हम बस ये डिस्कस कर रहे थे कि अगला डोसा कैसा होगा, बाकी मैं फुल हूँ। फिर उसने मासूमियत से विवान की तरफ देखा और बोला, विवान बहुत क्यूट है मम्मी, उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा डिश बनाया, उसमें ढेर सारा घी डाला, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था। आई लव विवान। इतना कहकर आदेश ने विवान के चेहरे पर ढेर सारे किस किए। आई लव यू विवान। विवान की आंखें भर आईं, लेकिन उसकी नजरें अब भी अवनी पर टिकी थी। उसी को देखते हुए उसने धीरे से कहा, आई लव यू अवनी, आई लव यू अलॉट। ये सुनते ही अवनी जैसे बिजली का झटका खाकर स्लैब से नीचे उतर गई। उसकी आंखें फैल गईं। वो कुछ पल तक विवान को घूरती रही, लेकिन विवान ने तुरंत नजरें फेर ली और फिर आदेश से बात करने लगा।
अवनी घबराकर वहां से भागी, लेकिन किचन के दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वहीं विवान ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। अवनी पूरी तरह घबरा गई। व्हाट? कौन सा गिफ्ट? उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे लग रहा था कि शायद किसी ने सचमुच सब कुछ सच बता दिया है, लेकिन विवान जानबूझकर उसे और उलझा रहा था। अरे तुम्हारा बेटा। अवनी समझ गई कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो तुरंत वहां से भागी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर लिया। फिर कांपते हाथों से उसने विघ्नेश को कॉल किया। उधर विवान मजे से उसे भागते हुए देख रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए आदेश की तरफ देखा और मन ही मन बोला, मेरी अवनी, तुमने तो मुझे पूरी तरह बेवकूफ बना दिया था। अच्छा हुआ मेरे बेटे ने मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल लिया। तभी उसकी नजर आदेश पर गई। छोटा सा बच्चा बहुत गंभीर होकर कुछ सोच रहा था। तभी वहां विवेक आ गया। उसने तुरंत आदेश को गोद में उठा लिया और आदेश को लेकर सीधे अवनी के कमरे की तरफ चला गया। विवान का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में दीवार पर मुक्का मार दिया। उसका हाथ लाल पड़ चुका था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई दूसरा आदमी उसके बेटे को गोद में लेकर उसकी अवनी के कमरे में इतने हक से जाए। लंदन आने के बाद ही उसने डैनियल को विवेक के बारे में पता लगाने को कहा था। तभी उसे पता चला था कि विवेक असल में वही पुराना दोस्त है, चंदू। 3 साल पहले विवान ने झूठ बोलकर अवनी को डराया था कि उसने चंदू को किडनैप कर लिया है, लेकिन सच ये था कि उसने कभी उसे देखा तक नहीं था। जब अवनी गायब हुई थी तब विवान खुद कन्याकुमारी गया था और वहां उस होटल में पूछताछ की थी जहां चंदू काम करता था। सबने बताया था कि वो बहुत शांत और सीधा इंसान है। अब विवान सोच रहा था कि आखिर ऐसा आदमी उसके खिलाफ खड़ा कैसे हो गया। लेकिन एक बात तय थी, अब वो अवनी को दुख नहीं देना चाहता था। पहले वाला विवान बदल चुका था। अब वो चाहता था कि अवनी खुद अपने दिल से उसके पास लौटे, प्यार से, अपनेपन से। उधर गार्डन में सीता की आंखें नम हो गई थी। आशिका की बातें सुनकर उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं ही गलत थी, अब इस बारे में बात नहीं करूंगी। आशिका मुस्कुराई और माहौल हल्का करते हुए बोली, वैसे भाभी, मेरी दूसरी भाभी तो बहुत बड़ा कांड कर रही हैं। कम से कम आप जल्दी से क्यूट सा बेबी दे दो। सीता हल्का सा मुस्कुराई। वैसे उस लड़की को हुआ क्या है? जब मैं यहाँ आई थी तब पहली बार मैंने तान्या को देखा था। उसके साथ आखिर क्या हुआ? ये सुनते ही आशिका जोर जोर से हंसने लगी। तभी वहां घूम रहा आर्यन दौड़कर आया और बोला, आंटी थोड़ा धीरे हंसो, आपकी हंसी सुनकर बेबी डर जाएगी। सच में भूत जैसी लग रही हो। इतना कहकर वो भाग गया। आशिका उसके पीछे दौड़ी और 2 हल्के थप्पड़ लगाकर वापस आ गई। फिर उसने सीता की तरफ देखकर पूछा, भाभी, घर में जो तान्या घूम रही है ना, उसके बारे में क्या सोचती हो? सीता ने थोड़ा सोचकर कहा, देखने में तो अच्छी लड़की लगती है, लेकिन लगता है जानबूझकर सबको परेशान कर रही है। आशिका हंस पड़ी, क्योंकि वही अवनी है, विवान भैया की पत्नी। सीता की आंखें फैल गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई इतना कैसे बदल सकता है? तब आशिका ने धीरे धीरे पूरा सच बताया। असल में अवनी की स्किन पहले से ऐसी ही थी। जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तब मैंने ही उन्हें चेक किया था। तभी मुझे सच्चाई पता चली। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, और अब वही बात उनके बहुत काम आ रही है। इसलिए तो भैया आजकल इतनी मार खा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ द ग्रेट विवान मल्होत्रा सब सच्चाई जान चुका था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जिन्होंने इतने साल उससे आंख मिचोली खेली थी, अब वो सबको कैसे रुलाएगा। पहले सब लोग मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन अब अकेला विवान सबके खिलाफ खड़ा होने वाला था। अब देखना ये था, अवनी आखिर सच जान चुके विवान को कैसे संभालेगी। अवनी मल्होत्रा के कमरे का दरवाजा बंद होते ही उसने घबराकर अपने माथे पर हाथ रख लिया। कुछ देर पहले किचन में जो कुछ हुआ था उसने उसकी धड़कनें बढ़ा दी थी। विवान मल्होत्रा की बातें, उसकी नजरें और उसका बदला हुआ व्यवहार उसे लगातार बेचैन कर रहा था। उसे डर था कि कहीं विवान को सारा सच पता तो नहीं चल गया। सबसे पहले उसने विघ्नेश को कॉल किया।
उसे अच्छी तरह पता था कि अगर दुनिया में कोई इंसान बात छुपा नहीं सकता तो वो विघ्नेश था। अगर विवान तक कोई सच पहुंचा होगा तो जरूर उसके जरिए पहुंचा होगा। लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अवनी की बेचैनी और बढ़ गई। उसने तुरंत पुष्कर को कॉल लगाया, लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा था। अब उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कहीं विवान ने विघ्नेश को पकड़ तो नहीं लिया, कहीं दोनों के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। वो बिस्तर पर बैठकर गहरी सोच में डूब गई। उसे विवान चाहिए था, लेकिन नया वाला विवान। वो पुराना विवान नहीं, जिसकी बातें किसी चाकू की तरह दिल को घायल कर देती थी। उसके ताने, उसका गुस्सा और उसके कटु शब्द आज भी उसे याद थे। उसे लगने लगा था कि शायद उसने विवान को लंदन बुलाकर गलती कर दी थी। काफी देर सोचने के बाद आखिर उसने आशिका को फोन लगाया। उस वक्त आशिका सीता के साथ बैठी बातें कर रही थी। मोबाइल स्क्रीन पर अवनी का नाम देखते ही वो मुस्कुराई। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, क्या बात है छोटी भाभी, कैसी हो? हमारे भैया को अच्छी तरह परेशान कर रही हो ना? और ये मिशन कब खत्म करने वाली हो? लेकिन अवनी ने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। घबराई हुई आवाज में उसने पूछा, आशी, विघ्नेश भैया कहाँ हैं? उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, सब ठीक तो है ना? अवनी की आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। आशिका भी परेशान हो गई। क्या हुआ भाभी? वो लोग तो आपसे मिलने ही निकल चुके हैं। अभी तक फ्लाइट में होंगे, सुबह तक लंदन पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है? ये सुनते ही अवनी ने राहत की लंबी सांस ली। ओह, ऐसा है क्या? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा टेंशन में आ गई थी। फिर उसने सुबह से लेकर अब तक हुई सारी बातें आशिका को बता दी। आखिर में उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि उसे विघ्नेश भैया के आने की बात पता है। शायद बस मुझे परेशान कर रहा है, पागल कहीं का। अब जाकर आशिका को भी चैन मिला। उसने हंसते हुए कहा, भाभी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा छोड़ो, तुम्हारा मिशन कैसा चल रहा है? अवनी ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, मत पूछो, समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे हैंडल कर रही हूँ या वो मुझे हैंडल कर रहा है। उसकी बात सुनकर आशिका जोर से हंस पड़ी। उसी समय वहां राजेश्वरी आ गई। उन्होंने आशिका को ठंड में बैठे देखा तो वो तुरंत डांटते हुए बोली, अरे लड़की, बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ होकर इतनी ठंड में बैठी हो, बच्चे को सर्दी लग गई तो? आशिका हंसते हुए बोली, माँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। राजेश्वरी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ हाँ, तुम लोगों को सब पता होता है। कल को बच्ची को सर्दी होगी तो फिर मेरे पास घरेलू इलाज पूछने आओगी, और हर वक्त फोन हाथ में रहता है। आखिर किससे इतनी बातें कर रही हो? आशिका अपनी हंसी रोकते हुए बोली, आपकी छोटी बहू से। बस इतना सुनते ही राजेश्वरी जी की आंखें फैल गईं। कौन? अवनी फोन पर है क्या? क्या हुआ उसे? अपने मायके में बैठी है अभी तक? फोन दो मुझे। आशिका जल्दी से बोली, अरे नहीं माँ, गलती हो गई, मिडिल भाभी बात कर रही हैं। लेकिन तब तक राजेश्वरी उसके हाथ से फोन छीन चुकी थी। उन्होंने बेहद भावुक आवाज में कहा, अवनी। सिर्फ एक शब्द सुनते ही अवनी की आंखों में आंसू भर आए। वहीं राजेश्वरी जी की आवाज भी भर्रा गई। कम से कम मुझे तो सच बता सकती थी ना बेटा। क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ सास जैसा व्यवहार किया? मानती हूँ कि मैं अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन तुम्हें भी तो हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया था। फिर बिना कुछ कहे हमें छोड़कर कैसे चली गई? इतना कहते कहते उनकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। सीता काफी देर से ये सब सुन रही थी। उसने आगे बढ़कर उन्हें संभाला। प्लीज मत रोइए, वो भी दुखी हो जाएगी। इतनी दूर है, तुरंत तो आ भी नहीं सकती। सीता की बात सुनकर राजेश्वरी जी ने खुद को संभाला। फिर उत्सुकता से पूछा, कैसी हो बेटा? और मेरा पोता, वो तुम्हारी तरह दिखता है या मेरे बेटे की तरह? अवनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों का मिक्सचर है, और अभी तो वो आपके बेटे के साथ ही मस्ती कर रहा है। राजेश्वरी कुछ पल सोचती रही, फिर धीरे से पूछा, मतलब उसे सब सच पता चल गया है या तुमने खुद बता दिया? अवनी तुरंत समझ गई कि वो क्या जानना चाहती हैं। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, इतनी जल्दी मैं आपके बेटे को माफ नहीं करने वाली। आपने भी देखा था ना कि उन्होंने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। उन्होंने जो जो बातें मुझसे कही थी, उसके लिए उन्हें मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी, तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। राजेश्वरी ने उसकी बात सुनकर जरा भी बुरा नहीं माना,
बल्कि हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात। अगर तुम चाहो तो उसे तुम्हारे पैरों में गिरा देंगे, चाहो तो उसका वीडियो बनाकर टीवी पर लाइव भी चला देंगे। फिर उन्होंने नाटकीय अंदाज में कहा, ब्रेकिंग न्यूज, युवा उद्योगपति विवान मल्होत्रा ने अपनी पत्नी के पैरों में गिरकर माफी मांगी और उन्हें दोबारा अपनी जिंदगी में वापस ले आए। उनकी बात सुनकर अवनी भी जोर से हंस पड़ी। कई सालों बाद उसने इतनी खुलकर हंसी थी। समय का पता ही नहीं चला। सास और बहू देर तक बातें करती रहीं। आखिरकार आशिका ने आकर कहा, माँ, अब अंदर चलिए, ठंड लग जाएगी। बाकी बातें आराम से अंदर बैठकर कर लेना। वो राजेश्वरी का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। सीता भी उनके पीछे पीछे चली गई। लेकिन राजेश्वरी ने काफी देर तक फोन अपने पास ही रखा और अवनी से बातें करती रही। उधर दूसरी तरफ कृष्णा अपने ऑफिस में बैठा पूरी मेहनत से काम कर रहा था। उसका सपना था कि इंटरनेशनल फैशन शो में पहला स्थान हासिल करे। कॉलेज के दिनों से ही उसने ये सपना देखा था। उसने जल्दबाजी नहीं की थी। पहले खुद को तैयार किया, अपनी प्रतिभा को निखारा और अब वो उस बड़े मंच पर जीतने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। लेकिन उसके मन में एक और बात चल रही थी। सुबह पवित्रा के साथ हुई बहस। काम में व्यस्त होने के बावजूद उसका दिमाग बार बार उसी तरफ जा रहा था। सुबह उसने बहुत समझाने की कोशिश की थी। देखो जान, अगर उन्हें हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम खुद भी परेशान हो रहे हैं और उन्हें भी परेशान कर रहे हैं। लेकिन पवित्रा ने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया। वो नाराज होकर बोली, मुझे पता है कृष्णा, तुम्हें हमारे छोटे से घर में रहना पसंद नहीं है। तुम्हें अपने बड़े घर की आदत है, इसलिए यहाँ से जाना चाहते हो। यही वजह है ना? कृष्णा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। पवित्रा फिर बोली, मुझे अपनी माँ और बहन के साथ रहना अच्छा लगता है। क्या मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? बहुत देर तक समझाने के बाद आखिर कृष्णा ने फैसला कर लिया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, जाओ अपनी माँ और अपनी बहन सविता से बात करो। अगर वो लोग एक बार कह दे कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो मैं बिना कुछ बोले यहीं रहूंगा। फिर उसने सख्त स्वर में कहा, अब मैं ऑफिस जा रहा हूं, लेकिन अगर मुझे वापस इस घर में आना है तो पहले उनकी अनुमति लेकर मुझे बताना। और अगर किसी ने फिर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई तो तुम्हें मेरा दूसरा रूप देखना पड़ेगा। ये कहकर वो ऑफिस आ गया था। उसे उम्मीद थी कि पवित्रा उसके पीछे पीछे ऑफिस आएगी और उसे मनाएगी, लेकिन पवित्रा भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। वो घर में बैठी सोच रही थी, मैं क्यों जाऊं? जाने वाला वो था, मैं नहीं। मैं उसे मनाने नहीं जाऊंगी। पवित्रा घर में बैठी हुई थी। कृष्णा के ऑफिस जाने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। आखिर उसने अपनी माँ और सविता के पास जाकर अपनी बात रखने का फैसला किया। वो उम्मीद कर रही थी कि दोनों उसका साथ देंगी। भावुक होकर उसने कहा, मुझे आप लोगों के साथ रहना है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सविता ने बीच में टोक दिया, दीदी, आपको यहाँ रहने से किसने रोका है? हमें भी आपकी बहुत याद आती है। पिछले 1 साल में माँ ने कितना महसूस किया है, आपको पता भी है। आप यहाँ रह सकती हैं, लेकिन सिर्फ आप। सविता और उसकी माँ का फैसला बिल्कुल साफ था। उधर लंदन में राजेश्वरी जी से बात करते हुए अवनी के कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। विवेक आदेश को लेकर वहां पहुंचा था। अवनी ने फोन पर बात करते हुए ही दरवाजा खोला। अंदर आते ही आदेश ने शिकायत शुरू कर दी, आप कहाँ चली गई थी? आज पूरे दिन आपने मुझसे ठीक से बात ही नहीं की। उसकी बात सुनकर विवेक भी चिढ़ गया। हाँ, अब नया दोस्त मिल गया है ना, उसी के साथ घूम रहे थे। फिर मैं तुम्हें कहाँ दिखूंगा? दोनों को बच्चों की तरह झगड़ते देख अवनी मुस्कुरा दी। फिर उसने फोन पर राजेश्वरी जी से कहा, ठीक है, मैं जल्दी ही वहां आने की कोशिश करूंगी। आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने छोटे भाई का भी। लेकिन राजेश्वरी जी इतनी आसानी से फोन रखने वाली नहीं थी। भावुक होकर उन्होंने कहा, फोन रख रही हो बेटा, थोड़ा और बात कर लेते हैं ना। सालों की दूरी एक दिन में मिटाने की कोशिश कर रही थी वो। अवनी ने प्यार से समझाया, नहीं, यहाँ छोटा शैतान आ गया है, उससे थोड़ी पूछताछ करनी है। मैं बाद में कॉल करती हूँ, वहाँ रात भी हो गई है, आप सो जाइए। लेकिन राजेश्वरी जी की उत्सुकता और बढ़ गई। मेरा पोता आ गया क्या? मैं उससे बात करूं? उसके सामने मेरा जिक्र किया है ना? उनकी बात सुनकर अवनी को बुरा महसूस हुआ। धीरे से उसने कहा,
सॉरी, उसके जन्म के बाद से यहाँ बहुत सारी परेशानियां थीं, इसलिए मैं उसे सब कुछ नहीं बता पाई। आप चाहें तो रणजीत अंकल से पूछ सकती हैं। राजेश्वरी जी उसकी मजबूरी समझ गईं। उन्होंने माहौल हल्का करते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब तो बात करा दो, मैं सिर्फ 2 शब्द बोलूंगी। फिर उन्होंने उत्साह से आशिका से कहा, वीडियो कॉल ऑन कर दो, मुझे अपने पोते को देखना है। अवनी भी उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। उसने विवेक की तरफ देखकर कहा, विवेक, बेबी को इधर लाओ, रणजीत अंकल की मम्मी उससे बात करना चाहती हैं। विवेक ने हल्की नाराजगी से कहा, तुम ये भी कह सकती हो कि वो तुम्हारे एक्स हस्बैंड की माँ है। फिर उसने आदेश की तरफ देखकर कहा, बेबी, उनसे अच्छे से बात करना, ओके? आदेश उत्साहित हो गया। वो कौन है डैडी? रणजीत दादाजी की सिस्टर? मैं उन्हें क्या बोलूं? असल में उसे रिश्ते बहुत पसंद थे। वो चाहता था कि उसके भी बहुत सारे रिश्तेदार हों। वीडियो कॉल शुरू हुई। फोन स्क्रीन पर राजेश्वरी दिखाई दी। आदेश तुरंत मुस्कुराया। हाय दादी माँ, आप कैसी हैं? आप बहुत क्यूट लग रही हैं। बस इतना सुनते ही राजेश्वरी जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। स्क्रीन पर उन्हें ऐसा बच्चा दिख रहा था जिसमें विवान और अवनी दोनों की झलक थी। उनका मन कर रहा था कि अभी उड़कर जाएं और उसे गले लगा लें। तभी आशिका ने फोन अपने हाथ में ले लिया। बस माँ, अब और मत रोइए, फोन दीजिए। फिर वो मुस्कुरा कर बोली, हाय मेरे प्यारे भांजे, मैं तुम्हारी स्वीट आंटी आशिका हूँ, कैसे हो? लेकिन आदेश ने जवाब नहीं दिया। वो उसे ध्यान से देखता रहा। अवनी को डर लगा कि कहीं आशिका गलत ना समझ ले, इसलिए उसने तुरंत कहा, आशी, ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी सबको पहली बार देख रहा है, इसलिए थोड़ा झिझक रहा है। फिर उसने आदेश से कहा, बेबी, ये तुम्हारी मासी है, विश करो। आदेश ने गंभीरता से कहा, नहीं मम्मी, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये विवान की फीमेल वर्जन हो। ये सुनते ही अवनी हंस पड़ी। आशिका कुछ समझ नहीं पाई। अवनी ने हंसते हुए कहा, वो कहना चाहता है कि तुम अपने भाई जैसी दिखती हो। आदेश ने तुरंत सिर हिला दिया। उसी समय आर्यन अनन्या को गोद में लेकर वहां आया। आंटी, ये लीजिए, ये आपको ढूंढ रही थी। मम्मी, मेरी क्लास शुरू होने वाली है, मैं अपने कमरे में जाऊं? सीता ने प्यार से कहा, ठीक है बेटा, क्लास अच्छे से अटेंड करना, कोई डाउट हो तो टीचर से जरूर पूछना। आर्यन सिर हिलाकर वहां से चला गया। इतनी देर से सोच में डूबा आदेश अचानक अनन्या को देखकर खुश हो गया। मम्मी देखो, कितनी क्यूट बेबी है। हाय बेबी। अनन्या भी स्क्रीन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। बस फिर क्या था, बड़ों की बातें खत्म हो गई और बच्चों की दोस्ती शुरू हो गई। ये सब देखकर विवेक के दिल में अजीब सी कसक उठी। उसे एहसास हो रहा था कि यही हकीकत है। जिस रिश्ते को वो इतने सालों से अपना समझ रहा था, आज वो उससे दूर होता जा रहा था। चुपचाप वो बालकनी में चला गया। कांच की दीवार पकड़कर वो बाहर बगीचे की तरफ देखने लगा। उसे लगा जैसे वो फिर से अकेला हो गया है। अवनी उसकी मनःस्थिति समझ गई। वो जल्दी से बालकनी में पहुंची। कुछ देर पहले हुए झगड़े को भी भूल गई। उसने जाकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है बेबी, तुम खुद को अकेला क्यों समझते हो? मैंने हमेशा कहा है ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस नीले आसमान को देखता रहा। उधर विवान मल्होत्रा भी अपने कमरे में बैठा नहीं रह पाया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। इन 3 सालों में अवनी ने क्या क्या झेला, कैसे रही, कितनी बदली। उसे सब कुछ जानना था। पहले उसने सोचा कि डैनियल को फोन करे, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, नहीं, ये सब मिले हुए हैं। अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे सच मालूम है। सब लोग सिर पकड़कर घूमते रहें और मैं बैठकर मजा देखूं। ये सोचकर वो बच्चों की तरह खुश हो गया। वो घर से बाहर निकला और अपनी बुक की हुई कैब का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नजर ऊपर गई। बालकनी में अवनी विवेक का हाथ पकड़कर खड़ी थी। बस वो दृश्य देखते ही विवान की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई मुझे बनने ही नहीं दे रहा। इतनी हिम्मत, मेरी पत्नी किसी और का हाथ पकड़कर खड़ी है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चाहे उसने खुद को कितना भी बदल लिया हो,
लेकिन अपने हक की चीज किसी और के साथ देखकर वो आज भी शांत नहीं रह सकता था। वो गुस्से से वापस घर के अंदर चला गया। दूसरी तरफ लावण्या अपने लैब में उदास बैठी थी। तभी उसकी दोस्त धारणी वहां आ गई। मुस्कुराते हुए उसने छेड़ा, क्या बात है, तुम्हारा हीरो कहीं दिखाई नहीं दे रहा? कल रात बहुत रोमांस हुआ क्या? लावण्या पहले से ही चिड़ी हुई थी। उसने तुरंत कहा, धारणी, मैं पहले से ही बहुत गुस्से में हूं, चुपचाप यहां से चली जाओ। लेकिन धारणी कहाँ मानने वाली थी। अरे हुआ क्या है? तुम हमेशा ऐसे मुंह बनाकर क्यों घूमती रहती हो? जिस दिन से प्यार हुआ है उसी दिन से। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लावण्या ने हाथ में पकड़ी सिरिंज उसकी तरफ कर दी। अगर एक शब्द और बोला ना तो मैं इंसान नहीं रहूंगी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे सलाह मत दिया करो। आखिर सब लोग मुझे ही क्यों परेशान करते हैं? धारणी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, इसलिए डांट खाने के बाद भी वो वहीं खड़ी रही। उल्टा उसने जाकर लावण्या को गले लगा लिया। क्यों लावण्या, इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? चलो जूस पीने चलते हैं, थोड़ा कूल हो जाओ। अब तो लावण्या का गुस्सा और बढ़ गया। उसने धारणी को 2-4 हल्के मुक्के भी मार दिए। फिर झुंझला कर बोली, तुम्हें पता है उस पागल ने कल रात क्या किया? आदेश अपने नए नए रिश्तेदारों से वीडियो कॉल पर बातें करने में व्यस्त था। दूसरी तरफ विवान मल्होत्रा ने बालकनी में अवनी मल्होत्रा को विवेक का हाथ पकड़े खड़े देखा था। वो दृश्य उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था और उसका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। उधर लावण्या अपनी दोस्त धारणी के साथ बैठी थी। उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट दिखाई दे रही थी। उसने गुस्से में कहा, तुझे पता है उस पागल पुष्कर ने कल रात क्या किया? धारणी ने शरारती अंदाज में आंख मारी और बोली, ये तो तुझे ही बताना पड़ेगा। मुझसे पूछेगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? कहीं शादी से पहले ही उसने ज्यादा एडवांटेज तो नहीं ले लिया? लावण्या ने अपना सिर पकड़ लिया। बस यही सुनना बाकी था। क्यों मुझे और टेंशन दे रही है? तुझे पता है उसने क्या किया था? इतना कहते ही उसका दिमाग पिछली रात की यादों में खो गया। विवान घर से बाहर निकल चुका था। वो कैब का इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी नजर फिर से ऊपर चली गई। बालकनी में अवनी और विवेक साथ खड़े थे। अवनी ने उसका हाथ पकड़ रखा था। वो नजारा देखते ही विवान का खून खौल उठा। उसके मन में बस एक ही सवाल था, मेरी पत्नी किसी दूसरे आदमी का हाथ कैसे पकड़ सकती है? गुस्से में वो वापस घर की तरफ बढ़ गया। आज वो हर हाल में अवनी से जवाब मांगना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगा उसके कदम अचानक रुक गए। पहले की तरह वो बिना सोचे समझे अवनी पर शक नहीं करना चाहता था, फिर भी उसके अंदर की जलन खत्म नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि आज ही सब कुछ खत्म कर देगा और अवनी को अपने साथ वापस घर ले जाएगा। गुस्से में वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन तभी उसके मन का दूसरा हिस्सा उसे रोकने लगा। उसे एहसास हुआ कि अवनी पहले से ही उससे नाराज है। अगर उसने जल्दबाजी की तो शायद वो उससे और दूर हो जाएगी। यही सोचकर वो वापस नीचे आया और पूरी पानी की बोतल एक ही सांस में खाली कर दी। फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। उसी समय आदेश अपने रिश्तेदारों से बात खत्म करके नीचे आया। विवान ने तुरंत अपने चेहरे के भाव सामान्य करने की कोशिश की। वो अपने बेटे के सामने अपना गुस्सा दिखाना नहीं चाहता था। आदेश दौड़कर उसकी गोद में चढ़ गया। विवान, आप कहीं बाहर जा रहे हो? उसकी मासूम आवाज सुनकर विवान का दिल पिघल गया। उसे इच्छा हुई कि काश एक दिन अवनी भी उसी अपनेपन से उससे बात करे, लेकिन अगले ही पल उसे फिर वही दृश्य याद आ गया, अवनी का विवेक का हाथ पकड़ना। उसने दांत भींचते हुए कहा, नहीं बेटा, बस एक दोस्त से मिलने का सोच रहा था। तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? आदेश ने तुरंत उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर मासूमियत से पूछा, आप अभी गुस्से में हो ना? विवान हैरान रह गया। वाकई, आखिर बेटा किसका था? वो मुस्कुराया। थोड़ा सा गुस्सा हूं। तुम्हारी मम्मी बिजी है क्या? आदेश ने सहजता से कहा, नहीं, वो विवेक डैडी के साथ। इतना सुनते ही विवान का चेहरा बदल गया। आदेश को तुरंत अपनी गलती याद आ गई। उसने जल्दी से विवान के गाल पर किस किया। सॉरी विवान, मैं भूल गया था। आपने कहा था ना कि उन्हें डैडी नहीं बुलाना है, लेकिन बचपन से मैं उन्हें ऐसे ही बुलाता आया हूँ। अब क्या करूँ? उसकी बात सुनकर विवान का सारा गुस्सा गायब हो गया। उसने प्यार से कहा, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा बुलाओ। चलो, मम्मी से बात करनी है। ऊपर चले?
आदेश खुशी खुशी तैयार हो गया। दोनों लिफ्ट से ऊपर पहुंचे, लेकिन पूरे रास्ते विवान के दिमाग में वही बात घूमती रही। किसी तरह उसे अवनी और विवेक को अलग करना होगा। उसे याद आया कि पिछले दिन विवेक ने उसे बिना नॉक किए कमरे में आने पर टोका था। आज उसने जानबूझकर दरवाजा खटखटाया तक नहीं। उस समय बालकनी में अवनी और विवेक बात कर रहे थे। अवनी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, चाहे वो मुझे मना भी ले। विवेक ने उसे घूर कर देखा। अवनी तुरंत संभल गई। ठीक है, पहले उसे थोड़ा और परेशान कर लेते हैं। ये सुनते ही विवेक झल्ला उठा। प्लीज, अब ये मत कहना कि तुम उसे टॉर्चर करोगी। वो यहाँ आने के बाद आराम से घूम रहा है और तुम भी मस्ती कर रही हो। फिर उसे यहाँ बुलाने की जरूरत क्या थी? उसने गुस्से में आगे कहा। या फिर उसे ये दिखाने लाई हो कि तुम्हारा एक बेटा भी है। अवनी ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। पागल हो क्या? कहीं तुम ही मुझे पकड़वा मत देना। उसे कुछ नहीं पता। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विवान को सारा सच मालूम हो चुका है। विवेक ने उसका हाथ झटक दिया। मुझसे अब ये सब नहीं होता अवनी। सुबह से प्रोजेक्ट के लिए कितने फोन आ चुके हैं पता है? मुझे साइट पर जाना था, लेकिन तुम्हारी वजह से यहीं बैठा हूं। लेकिन अवनी उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। पहले मेरी बात सुनो। उसे पूरी तरह परेशान करना है, फिर कुछ दिन और भटकाना है, विवेक ने ताना मारते हुए कहा। और उसके बाद सारी सच्चाई बताकर उसके साथ रहने चली जाओगी। यही प्लान है ना? वो वहां से जाने लगा। अवनी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक उसी पल विवान और आदेश कमरे में दाखिल हुए। विवान ने दूर से वही दृश्य देखा और उसके अंदर फिर आग लग गई। दरवाजे से अंदर आते ही उसने ऊंची आवाज में पुकारा, तान्या। अचानक आई उस आवाज से अवनी चौंक गई। वो बालकनी से अंदर आई और झुंझला कर बोली, क्या है विवान? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? बच्चा भी यहाँ है, जरा भी समझ नहीं है? विवान का चेहरा गुस्से से लाल था। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। आखिरकार वो फट पड़ा। तुम मुझे यहाँ अपना पीए बनाकर लाई थी ना, लेकिन एक भी काम नहीं दे रही हो। मैं यहाँ खाली घूम रहा हूँ। अगर इंडिया में होता तो ढेर सारे काम निपटा चुका होता। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या मैं तुम्हें जोकर लगता हूँ? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई खिलौना हूँ? उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। विवान का ये रूप देखते ही अवनी के अंदर की पुरानी डरपोक लड़की जाग उठी। उसके हाथ कांपने लगे। अनजाने में उसने फिर विवेक का हाथ पकड़ लिया और 2 कदम पीछे हटकर उसके पीछे खड़ी हो गई। ये देखकर विवान की जलन और बढ़ गई। वो लगातार बोलता जा रहा था, तुम्हारी समस्या क्या है? मुझे यहाँ क्यों घुमा रही हो? आखिर मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? तभी विवेक आगे आया। उसने आदेश को अपनी गोद में उठाया और शांत स्वर में कहा, तुम दोनों के बीच जो भी समस्या है उसे खुद सुलझाओ। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। लेकिन जाते जाते उसने एक ऐसा बम फोड़ा कि माहौल और खराब हो गया। दरवाजे पर रुककर उसने कहा, बॉस और वर्कर के बीच 1000 दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन मेरी मंगेतर से बात करने का तरीका सीखिए मिस्टर विवान मल्होत्रा। मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरा बेटा डर जाएगा। ये कहकर वो चला गया। विवान का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था। वो तेजी से अवनी के पास पहुंचा और उसके कंधे पकड़कर झकझोरते हुए बोला, क्या उसी से शादी करने वाली हो? अवनी ने आंखें बंद की और खुद को शांत किया। फिर उसने उसके हाथ झटक दिए। बिना वजह मुझे छूने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है विवान। ये मत भूलो कि तुम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर आए हो। अगर तुमने मुझ पर चिल्लाना या गुस्सा दिखाना जारी रखा तो मैं क्या कर बैठूंगी मुझे खुद नहीं पता। माइंड योर वर्ड्स मिस्टर विवान मल्होत्रा। इतना कहकर वो आगे बढ़ी। फिर मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं किससे शादी करूंगी या नहीं करूंगी इसका फैसला मैं करूंगी। और अगर मैंने अपने बेटे के पिता से शादी करनी चाही तो तुम्हें क्या परेशानी है? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अगले ही पल विवान का हाथ उठा। एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। अवनी का शरीर लड़खड़ा गया और वो फर्श पर गिर पड़ी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। विवान मल्होत्रा ने जब बालकनी में अवनी मल्होत्रा को विवेक का हाथ पकड़े देखा तब उसका खून खौल उठा था। हालांकि उसने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला और सीधे अवनी से बात करने के लिए उसके कमरे तक पहुंच गया था। दूसरी तरफ विवेक आदेश को लेकर वहां से निकल गया था। जाते जाते उसने अवनी को अपनी होने वाली पत्नी बता दिया था।
बस यही बात विवान के दिल में कांटे की तरह चुभ गई थी। अवनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं किससे शादी करूंगी और किससे नहीं, इसका फैसला मैं खुद करूंगी। अगर मैं अपने बेटे के पिता से शादी करना चाहूं तो तुम्हें क्या परेशानी है? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विवान का हाथ गुस्से में उठ गया था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। वो दोबारा अवनी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। गुस्से में उसने पास रखा कांच का ग्लास उठाकर जमीन पर दे मारा। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। फिर वो दहाड़ते हुए बोला, सुनो तानिया मैडम, तुम जो करना चाहो करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे मामा हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं सामने खड़ा रहूंगा। उसने रणजीत का नाम ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए अवनी को डराने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा यहीं नहीं रुका। उसने दीवार पर लगातार कई मुक्के मार दिए। उसके हाथ लाल पड़ गए। ये देखकर अवनी घबरा गई। चाहे वो कितनी भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन उसका दिल आज भी विवान के लिए धड़कता था। वो उसे खुद को नुकसान पहुंचाते नहीं देख सकती थी। वो जल्दी से उसके पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो क्या तुम? ये क्या कर रहे हो? देखो तुम्हारा हाथ कितना लाल हो गया है। उसकी आवाज में छिपी चिंता साफ सुनाई दे रही थी। विवान चुपचाप उसका चेहरा देखता रहा। अवनी का चेहरा उसके बेहद करीब था, लेकिन फिर भी उसे अपनी पुरानी अवनी की तलाश थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हकीकत को कब स्वीकार करेगा। उधर अवनी लगातार उसे डांट रही थी। तुम कभी नहीं सुधरोगे, आखिर क्या हुआ है? अपना हाथ इस हालत में क्यों पहुंचा लिया? डांटते डांटते वो उसके हाथ पर दवा लगाने लगी। विवान उसके चेहरे की बेचैनी को चुपचाप महसूस कर रहा था। इतने करीब से उसकी आंखों में घबराहट देखकर उसका दिल बेकाबू होने लगा। 4 सालों से उसने खुद को हर भावना से दूर रखा था, लेकिन आज उसका मन उसे अपनी बाहों में भर लेने के लिए बेचैन हो रहा था। फिर उसे अपना अतीत याद आ गया। उसी की गलतियों ने आज उन्हें यहाँ तक पहुंचाया था। वो अचानक पीछे हट गया और तेज आवाज में बोला, अपने काम से मतलब रखो, मुझे अकेला छोड़ दो। अवनी को उसकी हालत समझ नहीं आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, आखिर समस्या क्या है तुम्हारी? अगर मैं उससे शादी कर लूं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पापा को भी इस बारे में पता है, मैं और वो बहुत जल्द। लेकिन उसकी बात पूरी नहीं हो पाई। विवान ने उसे बीच में ही रोक दिया। अवनी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में आंसू देखे तो वो ठिठक गई। उसकी आंखों में पछतावा था, दर्द था और सबसे बढ़कर प्यार था। विवान को अब यकीन हो चुका था कि तान्या ही उसकी अवनी है। उसका दिल अब अपने जज्बातों को छुपा नहीं पा रहा था। उधर अवनी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर का तूफान उसे कमजोर बना रहा था। कमरे में कुछ पल के लिए सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंजती रही। उधर नीचे आकर विवेक ने अशोक को फोन लगाया। फोन उठते ही वो झल्ला कर बोला, यार मैं इन दोनों का ड्रामा अब और नहीं झेल सकता। सबसे बड़ी गलती मैंने यही की कि अवनी को इंडिया जाने दिया। अशोक को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने पूछा, अब क्या हो गया? तुम दोनों हर समय लड़ क्यों रहे हो? आज तो विवान भी मेरे पास शिकायत लेकर आया था। विवेक ने झुंझला कर कहा, तू रहने दे। अवनी उससे बातें कर रही थी, मैंने भी उसे अपनी मंगेतर बता दिया। बस उसके बाद उसका चेहरा देखने लायक था। अशोक ने लंबी सांस ली। उसे पहले से ही शक था कि विवान को सच का अंदाजा हो चुका है। उसने कहा, मुझे लगता है उसे सब पता चल गया होगा। अगर नहीं भी पता चला तो अवनी के व्यवहार से उसे जरूर शक हो गया होगा। लेकिन विवेक हंस पड़ा, सच जान भी गया तो क्या कर लेगा? अशोक अब सचमुच परेशान हो गया। तुम्हें कुछ समझ में क्यों नहीं आता? अवनी जो कुछ कर रही है सिर्फ जिद में कर रही है। क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि वो उससे कितना प्यार करती है? ये सुनते ही विवेक भड़क उठा, बकवास मत करो। मैं उसे बचपन से जानता हूं, मुझे उसके बारे में सब पता है। विवेक को पूरा विश्वास था कि अवनी दोबारा विवान से प्यार नहीं कर सकती, लेकिन इतने साल उसके साथ रहने के बावजूद वो उसके दिल को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। अशोक ने कुछ देर चुप रहकर कहा, सच सच बताओ, क्या तुम अवनी से प्यार करते हो, इसलिए उसे किसी और के साथ नहीं देख सकते? विवेक गुस्से से चिल्ला पड़ा, पागल हो गए हो क्या? पागल हो गया है क्या? वो मेरी दोस्त है, सिर्फ मेरी सबसे अच्छी दोस्त। अब अशोक का सिर घूम गया। वो चिल्लाते हुए बोला,
तुम लोगों की समस्या क्या है? मैं सच में तंग आ चुका हूँ। एक दिन सब छोड़कर काशी चला जाऊंगा। उसकी जोरदार चीख सुनकर पड़ोस का पालतू पिल्ला तक डरकर भाग गया। विवेक को हंसी आ गई, लेकिन अशोक अब भी गंभीर था। ठीक से बता, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? विवेक ने गहरी सांस ली। मेरे लिए आदेश सबसे जरूरी है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर कभी ऐसी स्थिति आई कि अवनी से शादी करने पर ही वो मेरे साथ रह पाएगा, तो मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनते ही अशोक ने अपना फोन बिस्तर पर फेंक दिया। भगवान बचाए मुझे तुम लोगों से। फोन कटते ही वो सिर पकड़कर लेट गया। उधर आदेश चुपके से ऊपर अपने मम्मी पापा को ढूंढने निकल पड़ा। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए गुनगुना रहा था। कुछ ही देर में वो कमरे के बाहर पहुंच गया। अंदर काफी देर से विवान और अवनी अकेले थे। आदेश ने उत्सुकता से दरवाजे के अंदर झांका। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। वो जोर से चिल्लाया, अरे ये लोग फिर से एक दूसरे को किस कर रहे हैं। उसकी आवाज सुनते ही दोनों अलग हो गए। अवनी का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो तुरंत विवान पर बरस पड़ी। तुम पागल हो गया? ये कैसी हरकतें कर रहे हो? वो कुछ और बोलने ही वाली थी कि विवान फिर उसकी तरफ बढ़ा। अवनी ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसी समय फोन खत्म करके लौट रहा विवेक ऊपर पहुंच गया। उसने आदेश की आवाज सुन ली थी। कमरे के पास पहुंचते ही उसे पूरा मामला समझ आ गया था। वो तुरंत दौड़कर आया, आदेश की आंखों पर हाथ रख दिया और उसे वहां से नीचे ले गया। जाते जाते उसने दरवाजा भी बंद कर दिया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। विवान ने अवनी की हथेली को अपने हाथों में लिया और उसकी तरफ देखते हुए धीमे लेकिन खतरनाक स्वर में कहा, आगे से ऐसी बातें मत करना, वरना मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। ये बात याद रखना। अवनी उसकी आंखों में देखती रह गई। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। अवनी मल्होत्रा ने जैसे ही विवान मल्होत्रा की शर्ट पकड़कर उसे दोबारा अपनी तरफ बढ़ने से रोका, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज में वही पुरानी घबराहट भी थी जिसे वो लाख छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो नाराज होकर बोली, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है विवान? जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी साफ साफ समझा चुकी हूँ, लेकिन तुम बार बार वही हरकत दोहरा रहे हो। विवान ने अपने होठों पर आती मुस्कान को बड़ी मुश्किल से दबाया, फिर बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर बोला, सॉरी मैडम, गलती से हो गया। बस मेरा चेहरा और आपका चेहरा थोड़ा ज्यादा पास आ गया था तो एक अट्रैक्शन हो गया। और बाकी आपके लिए मेरे मन में कोई गलत इरादा नहीं है। इतना कहकर उसने अपना कॉलर सीधा किया और बड़े गर्व से बोला, वैसे भी मेरा दिल और मेरी जान सिर्फ मेरी अवनी के लिए है। ये कहकर वो बड़े ठाठ से कमरे से बाहर निकल गया। अवनी वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रह गई। उसे महसूस हो रहा था कि विवान में कुछ बदल गया है। उसका पुराना आत्मविश्वास, उसका वही रौब, वही अंदाज, सब कुछ वापस लौट आया था। और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उधर बाहर लिविंग एरिया में विवेक सोच में डूबा हुआ था। तभी विवान वहां पहुंचा। उसने विवेक की तरफ देखा तक नहीं और सीधे आदेश के पास जाकर बोला, बेबी, स्विमिंग करने चलोगे? आदेश कुछ बोलता उससे पहले ही विवेक बीच में बोल पड़ा, सुबह सुबह स्विमिंग नहीं करवा सकते। सूरज निकलने के बाद ही हम उसे पानी में जाने देते हैं। वैसे भी उसे पानी से एलर्जी है। विवेक ऐसे बोल रहा था जैसे आदेश के बारे में दुनिया में सबसे ज्यादा वही जानता हो, लेकिन विवान ने उसकी बात को कोई महत्व ही नहीं दिया। उसने प्यार से आदेश को गोद में उठाया और चलते चलते बोला, हर चीज में एलर्जी? चलो मेरे शेर, मैं देखता हूं तुम्हें कैसे एलर्जी होती है, और अगर कुछ हुआ भी तो हमारी डॉक्टर आशिका है ना? आदेश ने भी तुरंत विवेक की तरफ देखकर कहा, बेबी डोंट वरी, विवान मेरा पूरा ध्यान रखेंगे। अगर मुझे सर्दी भी हुई तो मैं टॉनिक पीकर ठीक हो जाऊंगा। इतना कहकर वो खुशी खुशी विवान के साथ चला गया। उधर लावण्या अपनी दोस्त धारणी पर लगातार चिल्ला रही थी। आखिरकार धारणी भी परेशान होकर बोली, तुम बताओगी कि हुआ क्या है या नहीं? बिना बात समझे मैं कब तक तुम्हारी डांट सुनती रहूं? लावण्या ने मुंह फेरते हुए कहा, किसी ने तुम्हें यहाँ रुकने को नहीं कहा है। मेरा दुख मेरा है, तुम आराम से जा सकती हो।
धारणी को पता था कि ऐसे कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए उसने तुरंत नरम पड़ते हुए कहा, सॉरी, मुझे लगा थोड़ा ड्रामा करूंगी तो तुम बता दोगी। लेकिन लावण्या अब भी नाराज बैठी रही। कुछ देर बाद उसका दिमाग पिछली रात की तरफ चला गया। उस रात उसने साफ कह दिया था कि वो लैब का दरवाजा नहीं खोलेगी, लेकिन पुष्कर भी कम नहीं था। वो दीवार फांदकर अंदर आने की कोशिश कर रहा था कि तभी विघ्नेश का फोन आ गया। फोन खत्म करके वो दीवार से कूद गया, लेकिन कूदते समय उसके पैर में मोच आ गई। किसी तरह लंगड़ाते हुए वो अंदर पहुंचा। पूरा लैब अंधेरे में डूबा हुआ था। आंखों को अंधेरे की आदत पड़ते ही वो धीरे धीरे लावण्या के कमरे तक पहुंच गया। पैर में दर्द था, इसलिए उसने सोचा कि पहले थोड़ा आराम कर ले, बाद में लावण्या को मना लेगा। वो चुपचाप उसके पास जाकर लेट गया, लेकिन अंधेरे में लावण्या को पता ही नहीं चला कि कौन आया है। उसने पीछे हाथ घुमाकर जोरदार मुक्का जड़ दिया, सीधा पुष्कर की नाक पर। अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। हाय माँ! उसकी आवाज सुनते ही लावण्या उछल कर बैठ गई। अरे पुष्कर, तुम हो? मैंने तो कहा था दरवाजा नहीं खोलूंगी, तुम अंदर कैसे आए? ओह गॉड, सॉरी, मुझे लगा कोई और है। लेकिन ये कहते हुए भी उसने बेडशीट अपने हाथ पर ऐसे लपेट रखी थी जैसे दोबारा बॉक्सिंग करने वाली हो। पुष्कर दर्द से कराहते हुए बोला, पहले ये बेडशीट हटाओ। ये आइडिया तुम्हारे भाई ने दिया था क्या? मैं तुम्हें मनाने आया था और यहाँ एक तरफ विघ्नेश परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ तुमने मेरी नाक तोड़ दी। पहले खून बंद करो। लावण्या इतनी घबरा गई कि वो ये तक भूल गई कि वो खुद डॉक्टर है। उसने घरेलू इलाज, देसी इलाज, मेडिकल इलाज, जो याद आया सब ट्राई कर लिया, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर बड़ी मुश्किल से खून बंद हुआ। फिर उसने पुष्कर की नाक पर इतनी बड़ी पट्टी बांध दी कि उसका चेहरा किसी कार्टून जैसा लगने लगा। पुष्कर बोल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने मोबाइल पर टाइप करके दिखाया। इतनी बड़ी पट्टी क्यों बांध रही हो? ये नाक है या फ्रैक्चर हुआ पैर? लावण्या ने जवाब देने की बजाय उसे घूरा। उसका सारा गुस्सा बेचारी की नाक पर निकल रहा था। पुष्कर ने फिर टाइप किया, अपना गुस्सा मेरी नाक पर मत निकालो, बाहर गया तो लोग मुझे एलियन का बच्चा समझकर पकड़ लेंगे। इस बार लावण्या की हंसी निकल गई, क्योंकि सच में वो वैसा ही लग रहा था। लेकिन अगले ही पल पुष्कर ने मोबाइल पर कुछ और लिखकर दिखाया। उसे पढ़ते ही लावण्या का चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत उसके सिर पर एक चपत लगाई और अपने कमरे में भाग गई। अब लैब में बैठी हुई वही सब याद कर रही थी, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करती उसका ध्यान काम पर नहीं लग रहा था। इतनी बड़ी डॉक्टर होने के बावजूद प्यार ने उसे पूरी तरह बेबस बना दिया था। उधर लंदन जाने वाली फ्लाइट में माहौल बिल्कुल अलग था। अभिषेक खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, यार इस फ्लाइट में एक भी लड़की ढंग की नहीं दिख रही। सबने इतना मेकअप कर रखा है कि पहचानना मुश्किल हो रहा है। विघ्नेश तुरंत बोला, सच कहूं तो मैं भी यही सोच रहा था। चलो मीरा से पूछते हैं, शायद उसे इस बारे में कुछ पता हो। अभिषेक ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, भगवान के लिए चुप रहो। बड़ी मुश्किल से मामला सेट हुआ है। लंदन पहुंचकर शादी की बात करनी है। तुम बीच में घुसकर मेरी जिंदगी मत खराब कर देना। विघ्नेश हैरान रह गया, क्या तुम दोनों का पैचअप हो गया? ये कब हुआ? अभिषेक ने शर्माते हुए सारी कहानी बता दी। ये सुनकर पुष्कर ने मोबाइल पर टाइप किया, जो तुमने किया उसे क्या कहते हैं? अभिषेक फिर शर्मा गया। मैं शर्माता हूं यार। पुष्कर ने माथा पीट लिया। कुछ भी करो लेकिन ये मत कहा करो कि तुम शर्माते हो, सुनकर ही अजीब लगता है। उनकी बातें सुनकर फ्लाइट के बाकी यात्री ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बंदरों का पूरा झुंड जहाज में चढ़ाया हो। इसी दौरान ज्यादा हंसने और बोलने की वजह से पुष्कर की नाक से फिर खून निकलने लगा। विघ्नेश ने उसे देखकर कहा, रिलैक्स भाई, वैसे भी मैं लंदन में एक ऐसा पटाखा छोड़कर आया हूँ जिसे बस हल्की सी चिंगारी दिखानी है, उसके बाद वो खुद बम बनकर फटेगी। ये सुनते ही अभिषेक की आंखें फैल गई। वो गुस्से में अपनी सीट से उठकर खड़ा हुआ। तुरंत एयर होस्टेस वहां पहुंची। सर प्लीज बैठ जाइए, फ्लाइट अभी मूवमेंट में है। लेकिन अभिषेक ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने विघ्नेश की तरफ उंगली दिखाकर कहा, इधर आ अभी। विघ्नेश मन ही मन घबरा गया, लेकिन ऊपर से शांति बनाए रखते हुए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर अभिषेक ने पुष्कर को भी बुलाया, तू भी आकर खड़ा हो। बेचारा पुष्कर भी उठकर आ गया।
उधर विष्णु चुपचाप ये सब तमाशा देख रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वो कुछ बोलेगा तो ये लोग उसी का मजाक बना देंगे, इसलिए वो शांत बैठा रहा। लेकिन अगले ही पल अभिषेक ने जो किया उसे देखकर पूरी फ्लाइट कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। लंदन जाने वाली फ्लाइट में अभिषेक, विघ्नेश और पुष्कर की शरारतों की वजह से पूरा माहौल हंसी और हंगामे से भरा हुआ था। इसी दौरान भारत में पवित्रा अपनी माँ और बहन सविता के साथ बैठी हुई थी। वो बार बार उनसे कृष्णा को उस घर में रहने की अनुमति देने की गुजारिश कर रही थी, लेकिन दोनों अपनी तरफ से उसका मन बदलने की कोशिश कर रही थी। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, मैं पहले भी तुम्हें समझा चुकी हूँ पवी, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, जब तक उनका काम होता है तब तक साथ रहते हैं और फिर छोड़ देते हैं। वो कृष्णा तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम भी अब उसके घर मत जाओ। मैं और सविता है ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। इतना सुनते ही सविता भी बोल पड़ी, बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, मैंने पहले भी कहा था कि प्यार व्यार सब बेकार है, मर्दों का स्वभाव ही ऐसा होता है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो खुद यहाँ बैठकर दुखी हो रही हो। उन दोनों की बातें सुनते सुनते पवित्रा का सब्र टूट गया। वो गुस्से में उठ खड़ी हुई और बोली, आप लोग क्या कह रहे हैं मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। मेरे और मेरे पति के बीच सिर्फ एक गलतफहमी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें छोड़ दूं। क्या कोई अपने शरीर से अपनी जान को अलग कर सकता है? कृष्णा मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही हैं, मैं उनसे दूर रह ही नहीं सकती। उसकी आंखें भर आईं। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ रहना चाहती हूँ क्योंकि 1 साल से मैं अकेली थी। जब मैं कृष्णा के परिवार को देखती हूँ तो मुझे भी अपना परिवार याद आता है। मैं भी चाहती हूँ कि हम सब साथ रहें, लेकिन अगर आपको मुझे स्वीकारना है तो मेरे पति को भी स्वीकारना होगा। चाहे मैं गुस्से में उन्हें कुछ भी कह दूं, लेकिन सच ये है कि वो सोने जैसे इंसान है। अब सविता ने सख्त आवाज में जवाब दिया, हमारा फैसला नहीं बदलेगा। तुम यहाँ जितने दिन चाहो रह सकती हो, ये तुम्हारी जिंदगी है और उसे अपने तरीके से जीने का पूरा हक है तुम्हें, लेकिन हमें मजबूर मत करो। वो आदमी अब इस घर में कभी कदम नहीं रखेगा। बस इतना सुनना था कि पवित्रा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सविता के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सुबह ही मैंने कहा था कि मेरे पति के बारे में ऐसे मत बोलो। लेकिन सविता भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने भी तुरंत पलटकर पवित्रा को थप्पड़ जड़ दिया। अगर तुम उस आदमी को मेरे पिता जैसा बताने की कोशिश करोगी तो मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। वो गुस्से में कांप रही थी, फिर अपनी माँ की तरफ देखकर बोली, अब आपको जो करना है कीजिए, लेकिन इस घर में किसी मर्द का आना मना है, यही मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर वो अपना काला कोट उठाकर वहां से चली गई। सविता पेशे से वकील थी, शायद इसी वजह से उसकी जुबान इतनी तेज थी। उधर पवित्रा को समझ आ गया कि गुस्से से बात नहीं बनेगी। वो तुरंत अपनी माँ के पैरों के पास बैठ गई। धीरे से बोली, माँ, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि समस्या मुझ में है। शायद इसी वजह से कृष्णा आज तक मेरे करीब नहीं आए। आप खुद सोचिए, जो इंसान मेरी आंखों में आंसू देखकर बेचैन हो जाता है, वो मुझे दुख कैसे दे सकता है? उसने भावुक होकर आगे कहा, अगर उन्हें सिर्फ मेरा शरीर चाहिए होता तो वो बहुत पहले अपना मतलब निकालकर चले गए होते, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। चाहे मैंने कितनी भी लड़ाई की हो, उन्होंने कभी उस बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर वो उठ खड़ी हुई। अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैं कृष्णा और अपनी इज्जत से समझौता नहीं करूंगी। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसकी माँ काफी देर से चुपचाप सोच रही थी। आखिर उन्होंने कहा, ठीक है, अभी तुम अपने घर जाओ और रविवार को अपने पति के साथ खाने पर आ जाना। ये सुनते ही पवित्रा का चेहरा खुशी से खिल उठा, लेकिन वो यही नहीं रुकी। ठीक है माँ, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन आप खुद हमारे घर आकर बुलाइएगा और मेरी सासू माँ को भी साथ में बुलाइएगा, बेचारी वो भी अकेली रहती हैं। उसकी बात सुनकर उसकी माँ सिर पकड़कर बैठ गई। जगह दो तो पूरा घर मांग लेती है, इन दोनों बेटियों का मैं क्या करूं? उन्हें खुद भी नहीं पता था कि जल्द ही वो राजेश्वरी जी को दिल से अपनाने वाली थी। उधर पवित्रा ने अपना मोबाइल निकाला और ड्राइवर को कॉल किया। भैया, कहाँ हैं आप? ड्राइवर ने तुरंत जवाब दिया, मैडम आपकी गली के मोड़ पर हूँ। घर के सामने पार्किंग नहीं थी, इसलिए साहब ने यहीं गाड़ी खड़ी करने को कहा था। ये सुनकर पवित्रा का दिल भर आया। कृष्णा हमेशा उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखते थे, लेकिन उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं की। ठीक है भैया, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद वो कार में बैठ गई।
रास्ते भर लोग उसे देखते रहे। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसकी किस्मत पर जल रहे थे, लेकिन पवित्रा ने किसी की परवाह नहीं की। कार में बैठते ही उसने पूछा, भैया आपने खाना खाया? ड्राइवर मुस्कुराया। हाँ मैडम, साहब ने खास तौर पर कहा था कि समय पर खाना खा लूं, नहीं तो वो डांटेंगे। ये सुनकर पवित्रा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। घर पहुंचते ही वहां का माहौल देखकर वो हैरान रह गई। पूरा घर हंसी खुशी से भरा हुआ था। राजेश्वरी जी ने जैसे ही उसे देखा तुरंत उसके पास चली आई। आ गई पवी, क्या हुआ था बेटा? कृष्णा ने कुछ कहा क्या? मीरा ने बताया था कि तुम बाहर गई हो, मुझे लगा किसी काम से गई होगी। मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? उनकी आवाज में इतना अपनापन था कि पवित्रा को खुद पर गुस्सा आने लगा। उसने धीरे से कहा, नहीं आंटी, बस माँ और बहन से मिलने का मन था, इसलिए चली गई थी। राजेश्वरी जी ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मिल आई। अब जाओ नहा लो और थोड़ा आराम कर लो। उनकी बातें सुनकर पवित्रा को लगा कि वो कितना बड़ा फैसला लेने जा रही थी। इतने अच्छे परिवार को छोड़ने का सोचकर ही उसे शर्म आने लगी। उसी समय उसकी नजर पूरे परिवार पर गई। सब लोग ताश खेल रहे थे और हंस रहे थे। पवित्रा हैरान होकर बोली, माँ जी, ये हमारा घर ही है ना? राजेश्वरी जी हंस पड़ी। हाँ बेटा, देखो मीरा भी इनके साथ खूब मस्ती कर रही है। तभी आर्यन बोला, मस्ती तो कर रही है लेकिन एक भी गेम नहीं जीत रही है। सब हंस पड़े। मीरा ने तुरंत मुंह फुला लिया। रुको, मेरे अभिषेक को आने दो, मैं सबकी शिकायत करूंगी। आर्यन जोर जोर से हंसने लगा। अभिषेक अंकल तो खुद आपसे डरते हैं, वो हमें क्या डांटेंगे? अब पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। सबसे ज्यादा मजेदार दृश्य अनन्या का था। वो ताली बजाते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे देखकर बाकी लोग भी उसकी नकल करने लगे और पूरा घर खुशी से भर गया। लेकिन तभी सीता का मोबाइल बज उठा। कॉल दिल्ली से आया था। कॉल देखते ही सीता के चेहरे के भाव बदल गए। कल आएगा कहानी।